हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। सामान्य विज्ञान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 50 प्रश्न टोटल रहेंगे क्लास में और सारे क्वेश्चंस मैंने NCERT से ही लिया है। तो आज का ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग होता है किसमें। तो साथियों देखिए, रडार का प्रयोग किसमें होता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एविगेशन में। देखिए, ऊंचाई पर उड़ने वाले जो विमान होते हैं वायुयान, उसकी समय, दूरी, चाल, इन सभी के बारे में जानकारी जो है वो रडार से ही प्राप्त की जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एविगेशन में। साथियों, क्लास करा करा के थोड़ा गला बैठ गया है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी मेरी आपको कम आएगी क्योंकि गला थोड़ा बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है। तो याद रखिएगा, पानी में बर्फ का 90% भाग जो होता है ना, वो डूबा होता है। ठीक है, बिल्कुल 90% भाग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90%। अगला क्वेश्चन है, तरल के प्रवाह को मापते हैं किससे। तो ध्यान दीजिएगा, तरल के प्रवाह को किससे मापते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, तरल के प्रवाह को मापते हैं वेंचुरी मीटर में। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंचुरी मीटर। आगे देखिएगा, चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक प्रयोग में लेते हैं। देखिए, दाब का मात्रक तो होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल होता है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो दाब के कौन से मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, टोर है ना, ये दाब का ही मात्रक होता है, टोर। और इसका प्रयोग कौन करते हैं, तो चिकित्सक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ संक्षारक है। ध्यान से देखिएगा, इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जो कि संक्षारक है, जिंक ऑक्साइड, गंधक, स्टार्च या साबुन फ्लैक। तो याद रखिएगा साथियों, जिंक ऑक्साइड जो होता है ये बिल्कुल संक्षारक होता है ना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड। इसको आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगला है, कार्बन एक क्या है, धातु है, अधातु है, यौगिक है या मिश्रण है। तो देखिए, कार्बन जो होता है ये साथ अधातु होता है ना। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु। याद रखिएगा। आगे देखिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यूरी जो है ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। राइट है ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मिता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है यानी असत्य है। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन में है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये गलत है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर निकलता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण क्या है। तो देखिए, बंद कमरे में अगर अंगीठी जलाकर सोएंगे तो इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि अंगूठी जलाकर सोने से उससे क्या उत्पन्न होता है साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है तो ये डायरेक्ट हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, उससे अभिक्रिया कर लेता है। और जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा तो हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का परम मित्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, हीमोग्लोबिन का परम मित्र कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन से बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, क्लोरेला। याद रखिएगा, राइट है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला। अगला है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। यानी कोई भी एक वाहन है जो कि तेज गति से जा रही है, और जब वो अचानक उस बाइक पर, कार पर, बस पर ब्रेक लगता है तो जो यात्री होता है वो सामने की ओर गिर पड़ता है। क्यों। तो देखिए, ये तो होता है साथियों किसके कारण, तो ये होता है जड़त्व के कारण, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग
ऑप्शन नंबर सी। यात्री के शरीर के निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इस कारण ऑप्शन नंबर सी। आगे है, किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है, अवशोषण की है ना, तो देखिए इनमें से किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है, तो चारकोल में, याद रखिएगा साथियों, चारकोल ऑप्शन नंबर ए। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों यानी माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है, तो देखिए घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों में इनमें से या माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद या शब्द संबंधित नहीं है, तो मैग्नेट्रॉन तो है, विद्युत चुंबकीय तरंगी भी है, द्विविद्युतीय ऊष्मा भी है, लेकिन रेडियो तरंगे ये संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, वेग मापी यानी टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है साथियों, घूर्णन गति को, है ना, कोई भी पहिया हो, कोई भी चीज़ घूम रहा है तो उस घूर्णन गति को मापा जाता है टेकोमीटर से। अगला है, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिनमें से क्या हो। अब देखिए, जो घरेलू विद्युत युक्तियाँ होती हैं उनको पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, सभी को एक समान की वोल्टेज प्राप्त होती है, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगला है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होती है यानी कमी होती है, तो यह कमी यानी ह्रास कितना होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। आगे देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। साथियों, आपको बता दें 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन में दम है, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए में है, इससे जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी में है, इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, बिल्कुल सही है। देखिए, न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है उससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 में है, इससे संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, ये भी गलत है क्योंकि संवेग संरक्षण सिद्धांत ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। चलिए आगे देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है। मान लेते हैं यहाँ भी एक स्टार है और यहाँ भी एक स्टार है, इसके मध्य की जो दूरी है उसको मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साथियों शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक घट जाता है, याद रखिएगा घट जाता है। आगे देखिए, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किस ऊर्जा में, तो याद रखिए माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो देखिए इनमें से कौन सी कोशिका है जो प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट कोशिका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठोस नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा ठोस पदार्थ नहीं है, तो साथियों सोडियम भी ठोस है, पोटेशियम भी ठोस है, स्टेंशियम भी ठोस है, लेकिन पारद यानी पारा जो है ये ठोस नहीं, ये तो तरल है यानी ये लिक्विड है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है। देखिए, जो तेज बीज वाली फसल होती है वह किससे संबंधित होती है, तो क्रूसीफेरा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए श्रव परिसर यानी जिसको हम इंसान सुन सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पास्चर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो देखिए पास्चर विधि प्रसिद्ध है किसके लिए, तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, एमरी किसे कहते हैं, तो साथियों याद रखना एमरी किसको कहते हैं, तो अशुद्ध एल्यूमिना को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मील बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 मील बराबर होता है साथियों 1.61 किलोमीटर, याद रखना एक्चुअल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए निम्न में से कौन सा भाग है
जो ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता है। तो ग्रसनी में इनमें से क्या नहीं होता है, देखिए नासा गुहा भी होता है, कंठ ग्रसनी भी होता है, स्वर रज्जु भी होता है, लेकिन मुख ग्रसनी जो होता है ये साथियों नहीं होता है ग्रसनी में, याद रखना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, स्वर रज्जु किस में होता है? याद रखिए स्वर रज्जु ये कंठ में होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से एक आनुवांशिक रोग नहीं है, तो ध्यान से देखिए, हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है। देखिए हाइट्राइकोसिस भी आपका एक आनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया भी आनुवांशिक रोग है, लेकिन मस्तिष्क ज्वार तो कभी भी हो सकता है किसी को भी, यह आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो साथियों डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति होती है वो गणना एवं तर्क पर आधारित है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो याद रखिएगा इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके मस्टर्ड गैस को बनाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मस्टर्ड गैस। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना साथियों, ये बीच से मोटा तो होता है और किनारे से जो होता है ना ये पतला होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष। अगला है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट है ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे साथियों पेडेमिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर है पेडेमिक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? आपने सुना है कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, लेकिन किसके कारण? तो बर्नकी लवक की उपस्थिति के कारण, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी बर्नकी लवक। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है? यानी वह व्यक्ति जिसको ये पता ही नहीं लगता है कि भाई मैं खा रहे हैं तो मेरा पेट भर गया है, यानी उसकी अनुभूति महसूस नहीं होता है, वो किस बीमारी में होता है? तो उस बीमारी को बोलते हैं बुलिमिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बुलिमिया। अगला है, निम्न में से अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो देखिए, हड्डी को मांसपेशी से आपस में जोड़ता है टेंडन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो बोन टू बोन लिगामेंट और हड्डी को पेशी से टेंडन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? देखिए, जब इंसान बूढ़ा होता है तो मनुष्य की जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है, क्यों? याद रखना कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक वायरस से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए, हेपेटाइटिस, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा ये तीनों वायरस जनित रोग है, लेकिन टीनियासिस ये कवक जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है? ध्यान से देखिए, इनमें से वो कौन सा जंतु है जो पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नियासिन विटामिन B3 का, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है ना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होता है? साथियों विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है आपका जल में घुलने वाला विटामिन जो कि होता है विटामिन बी और विटामिन सी, एक होता है वसा में घुलने वाला विटामिन जो कि होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो बी और सी वसा में नहीं घुलता है, तो बी और सी ऑप्शन में होगा कोई एक, तो देखिए यहाँ विटामिन सी है, यही आंसर हो जाएगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का भाग है, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का भाग है। देखिए ये क्वेश्चन जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन याद रखना, जितने भी सेकेराइड होता है ना, सेकेराइड ये सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि मोनोसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे देखिएगा, निम्न में से कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। तो देखिएगा कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड को। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो साथियों याद रखना, बियर को भंडारित करते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं। तो देखिए सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं। तो सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, और हिमांक होता है यानी वो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है। तो देखिए श्वसन को कौन नियंत्रित करता है साथियों, तो मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि मानव के मस्तिष्क का ही एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैंने आपको आज क्लास में कराएं। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद। सभी साथियों को वंदे मातरम। जय हिंद।